नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपसे अपने पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण की परिभाषा से संबंधित विभिन्न पहलुओं और उनके क्वेश्चनों को कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो पर्यावरण की थीम एवं पर्यावरण की परिभाषा से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा से संबंधित पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तब आप कहते हो कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून। ये सिंपल सपाट आपके सामने क्वेश्चन था, लेकिन इसी से संबंधित कुछ पहलू और भी देखते हैं। कैसे देखते हैं इसके कुछ पहलू कि 5 जून को ध्यान रखिएगा कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में सबसे पहले निर्धारित किया था। 1972 में सर्वप्रथम निर्धारित किया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा, जबकि यूएन ने ही 1973 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया। तो ध्यान रखिएगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, परंतु प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 को मनाया गया था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था विश्व पर्यावरण दिवस से। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने की थी, वो भी राजनीतिक और सामाजिक विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए। और ये पहली बार 1973 में मनाया गया था। ये आपका पहला क्वेश्चन था कि विश्व पर्यावरण दिवस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पर्यावरण की परिभाषा से संबंधित जो भी कठिन या सरल क्वेश्चन है उन सब को हमने यहाँ सम्मिलित किया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है। किसका संबंध नहीं है? पहला शब्द क्या है? धारणी विकास। ध्यान दीजिएगा, इसमें हर क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको इंक्लूड मिलेंगे। धारणी विकास को दूसरे शब्द के रूप में जानते हैं। शब्द क्या है? सतत विकास। धारणी विकास को ही क्या कहते हैं? सतत विकास। तो सतत विकास या धारणी विकास, इसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से है या नहीं है? दूसरा गरीबी कम करना, तीसरा वातानुकूलन और चौथा कागज के थैलों या तैलों का प्रयोग। तो पहला देखिए, धारणी विकास या सतत विकास किससे संबंधित है? सतत विकास पर्यावरण के संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करना होता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वे संसाधन अक्षुण्ण बने रहें या सतत रूप से बने रहें। तो धारणी विकास का संबंध पर्यावरणीय संसाधनों से है और इनके इष्टतम उपयोग से है या अधिकतम उपयोग से है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये लगातार बने रहें। तो इसका संबंध पर्यावरण सुरक्षा से होता है। दूसरा, गरीबी कम करना। गरीबी की वजह से पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है, क्योंकि पर्यावरणीय संसाधनों का गरीब व्यक्ति अधिक से अधिक उपयोग करता है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गरीबी, जो जितने देश अल्प विकसित या गरीब देश हैं, इनको विकसित देशों की तरफ से अनेक अनुबंधों, प्रोटोकॉलों तथा समझौतों के तहत इनको अलग से प्रौद्योगिकी और धन मुहैया कराया जाता है, ताकि ये गरीब या अल्प विकसित या विकासशील देश भी पर्यावरण की ओर ध्यान दे सकें। तो ये गरीबी कम करना भी पर्यावरण से जुड़ा एक मुद्दा है। तीसरा, वातानुकूलन। तो वातानुकूलन के कारण धरती का प्रदूषण सदैव क्या होता है? परिवर्तित होता है या प्रदूषित होता है, चाहे वो तापमान के रूप में हो, यानी पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ना हो, या अन्य ग्रेडियंट या अवयव पर्यावरण के वातावरण में छोड़ना। तो आप कह सकते हैं कि एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, तो वातानुकूलन से पर्यावरण का विनाश होता है या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चौथा, कागज के थैलों या तैलों का जब आप प्रयोग करते हैं तो होता क्या है? जब कागज का प्रयोग करते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है या जैव निम्नीकृत पदार्थ है, जो पर्यावरण में एक तरीके से जैव निम्नीकरण करके धरती में
अपना ग्रेडियंट छोड़ देता है, आने वाले पौधे इसी ग्रेडियंट का उपयोग करते हैं। तो कागज एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका उपयोग कोई एक बेहतर विकल्प है पॉलीथीन या प्लास्टिक की अपेक्षा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो अगर इसकी बात करें कि किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं, धारणीय विकास से आप पर्यावरण सुरक्षा दे सकते हैं, गरीबी कम करके भी पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, पॉलीथीन या प्लास्टिक की जगह कागज का प्रयोग करके भी आप पर्यावरण को बढ़ावा दे सकते हैं और पर्यावरण को बेहतर कर सकते हैं। जबकि वातानुकूलन द्वारा पर्यावरण का हम क्या करते हैं, निम्नीकरण करते हैं या उसको कमजोर करते हैं या प्रदूषित करते हैं। तो ये निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? वातानुकूलन का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तब आप पढ़ रहे हैं कि सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो पहला शब्द यही आता है कि प्राकृतिक पूंजी आपको पता करना है कि होता क्या है। तो प्राकृतिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधन हम एक तरीके से जानते हैं कि वह संसाधन जो हमें प्रकृति प्रदत्त हैं या जिन संसाधनों को हमको प्रकृति ने दिया है। अब प्रकृति ने हमको क्या क्या दिया है, तो सबको पता है कि किसी भी देश के वन उसके प्राकृतिक संसाधन होते हैं, किसी देश का जल भी उसका प्राकृतिक संसाधन है, किसी देश में जो खनिज पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये तीनों प्राकृतिक संसाधन के रूप में सम्मिलित होते हैं। जबकि सड़कें, रोड्स या हम जो आर्टिफिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं उसमें सड़कें प्रमुख हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन के रूप में नहीं है बल्कि मानवीय संसाधन के रूप में इनको गिना जाता है। तो क्या है, सभी देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित या प्राकृतिक संसाधन के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं, पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं शब्द है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्या है, नहीं किए जाते हैं। तो सड़कें प्राकृतिक पूंजी के रूप में सम्मिलित नहीं की जाती है, जबकि वन, जल और खनिज तीनों प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। यहां से ये मसला आपका खत्म होता है कि किसी देश या विश्व के प्राकृतिक संसाधन वो है जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसको हमें किसने दिया है, प्रकृति ने दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 2023 में विश्व पर्यावरण की दिवस की थीम क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझना हो, इसमें ये रटना ही है कि विश्व पर्यावरण की थीम क्या है, केवल एक पृथ्वी। 4 हैं, पारितंत्र की बहाली, जैव विविधता संरक्षण, प्लास्टिक से उन्मुक्त या उन्मूलन, और चौथा ऑप्शन केवल एक पृथ्वी। तो ये 2023 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। और आइवरी कोस्ट इस 2023 का मेजबान देश है। तो ये आपका फैक्चुअल है 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बेहतर क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया है। क्या कि पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो पर्यावरण होता है वो क्या है। तो पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण वो है जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है, और इसके अंतर्गत 2 ही चीजें आती हैं जिनको हम पर्यावरणीय घटक के रूप में जानते हैं। कौन कौन सी चीजें, तो पर्यावरण के अगर घटक की बात करें जो हमको चारों ओर से घेर रखी हैं, तो या तो वो भौतिक होंगी, भौतिक वस्तुएं या भौतिक प्राकृतिक देन है या भौतिक घटक हैं, और दूसरे वो होते हैं जो जीवित हैं जिनको हम जैविक घटक के रूप में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, भौतिक और जैविक। भौतिक घटक के अंतर्गत उनको रखा जाता है जिनमें ना तो जीवन था, ना है और ना आगे कभी रह सकता है। जैसे वायु क्या है, एक भौतिक घटक, जल ये क्या है, एक भौतिक घटक, और स्थल क्या है, एक भौतिक घटक के अंतर्गत आता है। तो भौतिक घटक के अंतर्गत 3 रखे जाते हैं, वायु, जल, स्थल। और आप चौथा घटक एक कभी कभी पढ़ते हैं, तापमान।
ये भी एक तरीके से अलग पहलू है, लेकिन ये भी भौतिक घटक के अंतर्गत ही रखा जाता है। जबकि जैविक घटक में वो आते हैं जिनमें जीवन है, जैसे पादप पौधे, चाहे छोटा पौधा हो चाहे बड़ा। और दूसरा आप कौन सा कह सकते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब किसमें आते हैं, पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत। और तीसरे आप कभी कभी पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब केवल छोटे जीव नहीं, बल्कि पर्यावरण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत हम जैव अपघटक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जैव अपघटक। बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ होते हैं उनको जो डिग्रेडेट करते हैं उन्हें जैव अपघटक कहते हैं। यानी जैव अपघटन करने वाले किसी चीज को सड़ाने या गलाने वाले जीवों को जैव अपघटक कहते हैं। इसके अंतर्गत दो जीव आते हैं, जीवाणु और कवक, मीन्स बैक्टीरिया और फंगस। तो जैव अपघटक के अंतर्गत कौन से जीव, जीवाणु और कवक। अब क्वेश्चन पर जाते हैं कि पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो खनिज और वनस्पतियां, तो खनिज किस में आता है, खनिज आप कहते हो स्थल से प्राप्त होता है, तो स्थल मंडल की देन है, तो खनिज भौतिक घटक है, जबकि वनस्पतियां जैविक घटक है, तो यह ऑप्शन गलत होता है। दूसरा देखिए, जीव जंतु वायु तथा वनस्पतियां, तो जीव जंतु और वनस्पतियां कैसे घटक हैं, ये आप कह सकते हो जैविक घटक है, लेकिन वायु कैसा है, भौतिक घटक है। यहाँ खनिज कैसा है, भौतिक घटक है। तीसरा, वनस्पतियां और जीव जंतु, तो वनस्पतियां और जीव जंतु दोनों कैसे घटक हैं, तो आप कहते हो जैविक घटक हैं। यही क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है, तो वनस्पतियों और जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। अब बशर्ते वो जीव जंतु छोटे भी हो सकते, बड़े भी हो सकते, इसका मतलब सूक्ष्म जीवों को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उनको कैटेगराइज करके अलग कर देते हैं कि जैविक घटकों के अंतर्गत पादप, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव यानी जैव घटक, जिसमें जीवाणु और कवक रखे जाते हैं, उनको हम रख देते हैं। दुनिया में मात्र एक जीव, आप याद रखिएगा, जीवाणु और कवक ही है ऐसे दो जीव जो क्या है, जैव अपघटक होते हैं। और पूरे विश्व में या दुनिया में मात्र एक जीव, धरती पर एक जीव ही होता है, जीवाणु, जिसकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। तो दुनिया में एक प्रोकैरियोटिक जीव ही है, कौन है वो, जीवाणु। सारे जीव कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, तो आप कह सकते हो वनस्पतियां और जीव जंतु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जो अभी शुरुआत में आपसे बताए थे कि धाड़ी विकास। ये सब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बार बार कि धाड़ी विकास होता क्या है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है धाड़ी विकास या सतत विकास। यही मैंने अभी वहां लिख भी दिया था कि धाड़ी विकास या सतत विकास में सम्मिलित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि धाड़ी विकास से संबंधित जो पहलू या सतत विकास से संबंधित पहलू है, वो दो पहलू आप अक्सर देखते हो। कौन कौन से शब्द आप देखते हो, तो एक देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। कौन सी चीज, प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा पॉइंट इसी में अगर देखते हैं कि हम जब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं सतत विकास की, तो दूसरा शब्द इसमें देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग। क्या, इष्टतम उपयोग। दो शब्द हो गए आपके, किससे जुड़े, आप कह सकते हो सतत विकास से। और तीसरा शब्द देखते हैं कि आने वाली पीढ़ी, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए। तीन शब्दों से बना है वास्तव में सतत विकास। मीन्स सतत विकास या धाड़ी विकास किसे कहेंगे, प्राकृतिक संसाधनों, चाहे वो वायु हो, जल हो, स्थल हो, जीवाश्म ईंधन हो, मृदा हो, किसी का प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा इष्टतम उपयोग करें ताकि वो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं हमारी आने वाली जनरेशन या पीढ़ियों के लिए भी वो उपलब्ध रहे या बने रहे। इसी विकास को हम क्या बोलते हैं, धाड़ी विकास या सतत विकास। सतत विकास में नोट करने वाला पॉइंट ये है कि सतत विकास कभी भी संसाधनों के उपयोग की मनाही नहीं करता है।
यानी संसाधन का आप उपयोग करते रहें, लेकिन ऐसा उपयोग करें जो कैसा उपयोग हो, इष्टतम, कि कम उपयोग से अधिक हम संभावना प्रदर्शित करें अपने विकास की, या अधिक विकास करें, या हम उतना उपयोग करें जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक उपयोग ना करें, उसी को हम बोलते हैं इष्टतम उपयोग। तो प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बना रहे। लेकिन सतत विकास सिद्धांत किसी भी प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के या उपयोग को की मनाही नहीं करता है। ध्यान रखिएगा ये। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, धारणीय विकास या सतत विकास में सम्मिलित किया जाता है। किसे सम्मिलित किया जाता है? तो आप क्या बोलते हैं, भौतिक संसाधन भी सम्मिलित किए जाते हैं, जैविक संसाधन भी सम्मिलित किए जाते हैं। और इन दोनों को कौन सा संसाधन कहते हैं? तब आप कहते हो पर्यावरणीय संसाधन या पर्यावरण के संसाधन। तो सतत विकास किससे संबंधित है? पर्यावरणीय संसाधनों के इष्टतम प्रयोग से, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी जो आगे वाली जनरेशन आने वाली है, उनके लिए भी उनका उपयोग हम क्या बनाए रखें, सदैव बनाए रखें। इसी को हम बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास संबंधी अभी एक अगला क्वेश्चन आप करोगे, इससे संबंधित एक ब्रंटलैंड समझौता है। कौन सा? ब्रंटलैंड समझौता। तो पूछा जाता है ब्रंटलैंड समझौता किससे संबंधित है? वो भी सतत विकास या धारणीय विकास से संबंधित है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आप कहते हो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। उसी तरीके से ब्रंटलैंड समझौता किससे संबंधित है? धारणीय विकास या सतत विकास से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? धारणीय विकास में सम्मिलित किसे किया जाता है? पर्यावरणीय संसाधन को सम्मिलित किया जाता है। चलते हैं अगला, कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्रकार नहीं है? ये अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले बीओ का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसमें बीओ का पेपर हुआ था, उसमें पर्यावरण का क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैटर नहीं करता है किस एग्जाम में है, लेकिन हाँ ये बेहतर क्वेश्चन है, इसको आप बार बार देखेंगे। क्या? कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्रकार नहीं। तो पर्यावरण होते कितने प्रकार के हैं? अगर आप पर्यावरण की बात करो कि पर्यावरण कितने प्रकार का है, तो आप कहते हो कि जो पर्यावरण है चलिए देखते हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस था तो ये तकनीकी समस्या है, ठीक है। देखते हैं इनमें से कौन सा पर्यावरण का प्रकार नहीं है। तो पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सिंपल सा पाठ पढ़ते हो, जो पर्यावरण की अगर संज्ञा देते हो कि पर्यावरण, तो पर्यावरण वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक पर्यावरण पढ़ते हो भौतिक पर्यावरण, जैसे स्थल, वायु, जल, ये सब कैसा पर्यावरण है? ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। तो एक पर्यावरण का प्रकार होता है भौतिक पर्यावरण, हम इसके अंतर्गत भौतिक घटकों को सम्मिलित करते हैं। और दूसरा पर्यावरण होता है जो जीवन से संबंधित है, उसको आप बोलते हो जैविक पर्यावरण। कैसा? जैविक पर्यावरण। और भौतिक और जैविक पर्यावरण में ही जब मिलकर बनते हैं तो उसे जैव पर्यावरण या जैव घटक बोलते हैं। और भौतिक पर्यावरण यानी जिसमें जीवन नहीं है, स्थल, जल और वायु को हम भौतिक पर्यावरण का अंतर्गत रखते हैं। जैविक पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधों या पादपों को तथा जीव जंतुओं को रखते हैं। और तीसरा पर्यावरण होता है जिसे आप कहते हो सांस्कृतिक पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण? सांस्कृतिक पर्यावरण। तो तीसरा प्रकार कौन सा है? सांस्कृतिक पर्यावरण। यहाँ आप पहले से जानते हैं कि पर्यावरण कहते किसे हैं। पर्यावरण उसे कहते हैं जो हमको चारों ओर से घेर रखा है, वो चाहे भौतिक
चीज़ें हों उसे हम भौतिक पर्यावरण या भौतिक परिवेश कहते हैं। जो जैविक चीज़ें हमको घेर रखें उसको जैविक परिवेश या जैविक पर्यावरण कहते हैं। जबकि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जीव अपनी एक निश्चित संस्कृति के अंतर्गत घुला मिला रहता है, उसी संस्कृति के अंतर्गत वो रहता है, अपना विकास करता है और अपना जीवन यापन करता है। वो चाहे भाषा हो, जाति हो, नृजाति हो, मेले हों, ये सब सम्मिलित होकर किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण। भाषा, जाति, नृजाति, इनका अगर हम चयन सही से नहीं कर सकते हैं या हमें अलग एक सांस्कृतिक परिवेश में रख दिया जाए तो हम उतना विकास नहीं कर सकते जितना वास्तव में करना चाहिए। तो हम उसको कहते हैं कि हमारा पर्यावरण क्या होता, बदल गया। तो पर्यावरण के अंतर्गत अगर बात करें तो जिसमें जीव रहता है, जिसमें विकास करता है, फलता फूलता है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। वो भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत होते हैं। तो आप कहते हो पर्यावरण के कितने घटक होते, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कभी कभी हम एक चौथा पर्यावरण का प्रकार पढ़ लेते हैं जिसको संज्ञात पर्यावरण कहते हैं। कौन सा पर्यावरण? संज्ञात पर्यावरण। कभी कभी आप नाम सुने होंगे कहीं कहते हुए कि इनका दिमाग ही प्रदूषित है या इनका दिमाग बड़ा स्वस्थ है। तो आपके मानसिक चित्रण या मस्तिष्क के अंदर जो स्वस्थ चित्र किसी का उभरता है वो वास्तव में क्या है? संज्ञात पर्यावरण। यानी प्राकृतिक संसाधनों को लेकर आपके मस्तिष्क में कोई नया विचार उत्पन्न होना, वो प्रदूषण हितैषी भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। वह जो मस्तिष्क वाला दिमाग है या मस्तिष्क में जो उपजे विचार हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञात पर्यावरण। हम ज़्यादातर पर्यावरण में इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तब अगर बात करें तो पर्यावरण के 3 ही प्रकार हैं। कौन से? भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। जबकि वैदेशिक वनस्पतियों का कोई ऐसा पर्यावरण नहीं है जिसको हम पर्यावरण के अंतर्गत रखें। वैदेशिक वनस्पतियां किसी एक जिस स्थान की उनकी उपज नहीं है, देशज प्रजातियों को, जैसे अमेरिका से कोई भारत में ऐसा पौधा आ जाए जो भारत में आपने लगा दिया तो आप कहोगे वो पौधा हमारा देशज नहीं है, हमारे यहाँ का उपजाऊ पौधा या उपजा पौधा नहीं है, अमेरिका से आया है। तो वो जो पौधा हम वहाँ से लाते हैं वो कैसा पौधा? वैदेशिक वनस्पति है या पौधा है। कभी कभी वैदेशिक पौधे किसी भी देश को पर्यावरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं, इसीलिए वैदेशिक प्रजातियों को हम क्या करते हैं? रोकते हैं, क्योंकि पर्यावरण हमारा बचा रहे, सेग्रीगेट रहे। तो वैदेशिक वनस्पतियों का ऐसा कोई पर्यावरण नहीं होता है। तो पर्यावरण के प्रकार आप याद रखिएगा, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण के जैविक घटकों में उत्पादक की संज्ञा दी जाती है। तो पर्यावरण में ध्यान रखिएगा कि भौतिक और जैविक घटक जो होते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत 2 होते हैं। कौन से घटक? एक होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वनस्पतियां। क्या बोलते हैं? वनस्पतियां यानी पौधे। और दूसरे होते हैं जैविक घटक में जीव जंतु। चूंकि जितने पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक, यानी निर्माण करने वाला, भोजन का उत्पादन करने वाला। जितने पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का या ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसीलिए पौधों को हम क्या संज्ञा देते हैं? उत्पादक कहते हैं। जबकि जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं वनस्पतियों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। यानी जीव जंतुओं की निर्भरता किस पर होती है? वनस्पतियों पर होती है। इसीलिए जीव जंतु जितने भी होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया है पर्यावरण के जैविक घटक में उत्पादक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो उत्पादक उसे कहेंगे जो पेड़ पौधे होंगे। तो जीव जंतुओं को, घास के मैदानों को, समस्त वनस्पतियों को या समस्त जीवों को, तो किसको कहेंगे? समस्त वनस्पतियों को हम क्या कहते हैं? उत्पादक की संज्ञा देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। पर्यावरण निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार गतिविधि नहीं है। तो पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण को कौन नुकसान नहीं पहुंचाता है, यह पूछा गया है। यानी पर्यावरण निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार गतिविधि नहीं है, यानी पर्यावरण को कौन सा ऐसा कारक है जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो देखिए, निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का मतलब वनों का विनाश। क्या है? वनों का विनाश। तो ध्यान,
इसके शब्द आप याद कर सकते हैं, कुछ ही शब्द आएंगे 10 या 15 शब्द पर्यावरण में जिनको आप अलग से ध्यान देंगे। जैसे निर्वनीकरण का क्या अर्थ होता है, तो क्या होता है, वनों का विनाश या वनों को अधिक से अधिक काटा जाना ही क्या कहलाता है, निर्वनीकरण। तो वनों का विनाश या निर्वनीकरण पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार तत्व है, तो ये क्या है, गलत है। अगला वनीकरण, वनीकरण का मतलब होता है वनों को उगाना या लगाना, अधिक से अधिक वनों को लगाना। तो वनीकरण निम्नीकरण का साधन नहीं है, बल्कि पर्यावरण के तत्वों को इनहेंस करता है, बढ़ाता है, पर्यावरण को बेहतर बनाता है। तो वनीकरण पर्यावरण के निम्नीकरण की गतिविधि नहीं है, बल्कि पर्यावरण को क्या करता है, पर्यावरण को के घटकों को स्वस्थ बनाता है, बेहतर बनाता है। तो पर्यावरण निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार गतिविधि नहीं है वनीकरण। चलो और भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्लास्टिक तथा पॉलीथीन का प्रयोग, प्लास्टिक और पॉलीथीन आपको सबको पता है ये कैसे पदार्थ है, पर्यावरण को प्रदूषण फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं, तब आप कहते हैं ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ, आप शुरुआत से फिर से देखिएगा, उसमें मैंने कहा था कुछ जीव ऐसे होते हैं जो किसी पदार्थ को सड़ा गला के पर्यावरण में खत्म कर देते हैं, उन जीवों को जैव अपघटक कहते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। लेकिन प्लास्टिक और पॉलीथीन पर जीवाणु कवक कार्य नहीं कर पाते हैं या उनके एंजाइम इनको सड़ा गला नहीं पाते हैं, इसलिए प्रकृति में एक बार आने पर हजारों वर्षों तक पॉलीथीन और प्लास्टिक ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, जिसके कारण बहुत से जीव इसको खाने से मरते हैं तथा मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण तो होता ही है। तो आप कह सकते हैं प्लास्टिक और पॉलीथीन की सदैव पर्यावरण निम्नीकरण करता है, बहुत नुकसान करता है। अक्सर अभी आंकड़े आए हैं कि हम जो लगातार पानी पीते हैं उसमें भी प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं, तो कुछ पदार्थ जीव जो जल में जीव रहते हैं उनमें भी प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, ये बहुत धीरे धीरे डिग्रेडेट होते हैं और जीवों के अंदर जाते रहते हैं, जो नुकसान करते हैं। लेकिन इनका जो जीवाणु और कवक है इनका विनाश नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, प्रदूषण कारक है। और इसे इन्हीं पदार्थों को क्या बोलते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। कई बार क्वेश्चन आ गया है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाता जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब यही है, वो पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो जो चीज सड़े गले ना वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। उसमें प्लास्टिक और पॉलीथीन पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। तथा लास्ट ऑप्शन शहरीकरण, शहरीकरण भी प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो शहरीकरण, प्लास्टिक और पॉलीथीन तथा निर्वनीकरण, ये तीनों प्रदूषण कारक है, तीनों प्रदूषण फैलाते हैं। जबकि वनीकरण क्या करता है, पर्यावरण को बेहतर बनाता है या स्वस्थ बनाता है। तो पर्यावरण निम्नीकरण के लिए निम्न में कौन सी गतिविधि नहीं है, तो वनीकरण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10वां क्वेश्चन है। ये आपका पर्यावरण से संबंधित यानी पर्यावरण की परिभाषा से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट। कौन सा है, ब्रंटलैंड समझौता किससे संबंधित है, कौन सा समझौता, ब्रंटलैंड। अभी हमने बताया कि ब्रंटलैंड समझौता किससे संबंधित है, तो आप पढ़ते हैं ब्रंटलैंड समझौता किससे है, तो कहते हैं कि ब्रंटलैंड समझौता सतत विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, सतत विकास से। यह समझौता क्योटो प्रोटोकॉल के भी पहले हुआ था। ध्यान रखिएगा कि ब्रंटलैंड समझौता कब एक तरीके से ये पहला एक समझौता है जो आप कहते हैं 1972 में यूएन की पर्यावरण बैठक के बाद ये हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ब्रंटलैंड समझौता किससे संबंधित है, सतत विकास से या धारणी विकास से। दो समझौते और आपको याद करने हैं, अभी मैंने बताया था। एक आप पढ़ते हो कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किससे संबंधित है, ओजोन संरक्षण से। किससे, ओजोन परत संरक्षण से। जबकि एक पढ़ोगे आगे जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें आएगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है,
जो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को नियंत्रित करने से संबंधित कौन सा समझौता है? क्योटो प्रोटोकॉल। वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, इन सब की बात करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित समझौता क्योटो प्रोटोकॉल, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। और ब्रंटलैंड समझौता किससे संबंधित है? सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से या धारणीय विकास से संबंधित है। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए पर्यावरण परिभाषा से संबंधित। थैंक यू।